इस मूवी का स्टार्ट साल 2024 से होता है, जहां साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी कासा अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मून पे रिसर्च के लिए भेजती है, ताकि वो भी उन कंट्रीज में शामिल हो जाएं जिन्होंने अब तक सक्सेसफुली मून पे कदम रखा था। लेकिन जब वो मून सरफेस पे लैंड करने ही वाले थे कि तभी एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है और सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। इस तरह उनका ये मिशन फेल हो जाता है, जिसके कारण पूरा देश ही सोग में डूब जाता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें 2029 का टाइम दिखाया जाता है, जहां साउथ कोरिया एक बार फिर से अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने की तैयारी कर रहा था। उन 3 एस्ट्रोनॉट्स में कमांडर ली, चो और हुआंग शामिल थे और इस मिशन पर जाने से पहले उनकी काफी सख्त ट्रेनिंग होती है, ताकि वो लास्ट टाइम की तरह होने वाले इंसिडेंट से बचने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो सके। जिसके बाद वो अपने लोगों के लिए कुछ मैसेजेस रिकॉर्ड करवाते हैं। ली कहता है कि जब वो इस मिशन पे होगा तो उस टाइम वो अर्थ को देखते हुए अपनी न्यू बॉर्न बेबी गर्ल का नाम डिसाइड करेगा, जो अपनी वाइफ और बेटे के लिए इस मिशन पे जा रहा था, जबकि हुआंग अपने मरे हुए पिता का ड्रीम पूरा करने के लिए जा रहा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हुआंग उन एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट का बेटा था जो कि पिछले मिशन के दौरान मारे गए थे। अब वो दिन भी आ जाता है जब स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन जल्द ही सोलर विंड्स आके स्पेसक्राफ्ट से टकराती हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है, इसलिए उनका अर्थ की मेन बेस से कम्युनिकेशन टूट जाता है, जिसके कारण मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टेलीविजन पे आके सबको काम डाउन करना पड़ता है, जबकि प्रेस इस इशू को डिफरेंट थ्योरी से और भी बदतर बना देता है। दूसरी तरफ हम ली और चो को देखते हैं, जो कि स्पेसक्राफ्ट को बाहर से चेक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उसे रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हुआंग, जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। लेकिन उसके पार्टनर्स उसे काम डाउन करते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तभी उन्हें पता चलता है कि सोलर विंड्स के टकराने से उनका फ्यूल टैंक लीक हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें चो मारा जाता है। इस धमाके से कमांडर ली को भी काफी चोट आई थी, लेकिन वो अभी भी सेफ्टी वायर के थ्रू शिप से जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अर्थ पे मेन बेस को कुछ देर के लिए सिग्नल्स रिसीव होते हैं, पर वो सिग्नल्स स्टेबल नहीं थे। लेकिन उन्हें भी पता चल जाता है कि चो मारा जा चुका है। हुआंग यहाँ बाहर निकलने और ली की हेल्प करने के लिए इंसिस्ट करने लगता है, लेकिन ली उससे कहता है कि हैच खोलने से बस वो मारा जाएगा, क्योंकि ली को रियलाइज हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकेगा। और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो हुआंग को पूरे पावर सिस्टम को रीबूट करने का कहता है, ताकि अर्थ से कम्युनिकेशन रिस्टोर हो सके। वो हुआंग से कहता है कि तुम अब भी इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हो, और उसे प्रॉमिस करने का कहता है कि वो सुरक्षित वापस लौट जाएगा। इसी के साथ हुआंग जब कमांडर ली को अपनी सेफ्टी वायर खोल के स्पेस के अंधेरे में जाता हुआ देखता है, तो वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, जिसके बाद ली के कहने पर हुआंग पावर सिस्टम को रीबूट कर देता है और कम्युनिकेशन रिस्टोर होते ही हुआंग, जो कि बिल्कुल टूट चुका था, वो यही बैड न्यूज देने के लिए स्क्रीन पे अपीयर होता है। यहाँ कासा डायरेक्टर उसे वेट करने का कहते हैं, ताकि वो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने का सोल्यूशन ढूंढ सके। मिनिस्टर इस सिचुएशन में काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि वो एक और फेल मिशन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यहाँ साइंटिस्ट अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करने लगते हैं और इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके पास पिछले वाले मून मिशन के डायरेक्टर को वापस लाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनका बहुत सा इक्विपमेंट और प्रोटोकॉल उसी ने ही डिजाइन किया था। इसके बाद हम फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर को देखते हैं। उसका नाम किम था और वो इस टाइम एक इंटर्नी बियोल के साथ हंटिंग के लिए माउंटेन्स पे था, क्योंकि पिछले मिशन के फेल होने के कारण उसने कासा को छोड़ दिया था और एक म्यूजियम में काम करने लगा था। लेकिन तभी वहाँ पे कासा का हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है, जो कि किम को बेस पे ले आता है। लेकिन किम यहाँ इस जॉब को वापस लेने से मना कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि इस मिशन में हुआंग फंसा हुआ है, जो कि पिछले मिशन में मारे गए एक एस्ट्रोनॉट का बेटा है, तो इसलिए अब वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शिप का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो रहा था। इसलिए मिनिस्टर एक बार फिर से पैनिक होने लगता है, पर तभी वहाँ पे किम भी पहुँच जाता है और हुआंग को डायरेक्शन देने लगता है। वो उसे एक थ्रस्टर को यूज करके शिप को मून के ऑर्बिट में भेजने का कहता है। हुआंग के ऐसा करते ही शिप का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है और वो मून के ऑर्बिट में स्पिन करना स्टार्ट कर देता है, जो कि ज्यादा सुरक्षित था। इसके बाद किम हुआंग को रेस्ट करने का कहता है, ताकि वो उसे वापस लाने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ सके। हुआंग, जो कि थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, वो उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रहा है। किम जब उसे अपना नाम बताता है तो उसे फौरन से अपने
अपने फादर के फ्यूनरल का फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ किम भी मौजूद था। इसलिए हुआंग अब दूसरे साथियों की फैमिली फोटोज देखने लगता है और उसे पता था कि इस टाइम वो कैसा फील कर रहे होंगे। दूसरी तरफ किम अपनी वाइफ मून जियांग को कॉल करता है जो कि अब नासा के लिए काम करती थी, लेकिन मून जियांग उसे बताती है कि नासा ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि इस मिशन में अब कुछ बाकी बचा है और वो एक फेल मिशन के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। किम बात कर ही रहा था कि तभी बियोल आके उसे बताती है कि हुआंग ने उनकी परमिशन के बगैर ही अपने लैंडर को एक्टिवेट कर लिया है और वो खुद से ही मून पे लैंडिंग करने की कोशिश करने वाला है। किम फौरन से वहाँ जाके हुआंग को बताता है कि ये आइडिया ठीक नहीं है क्योंकि शायद लैंडर भी उन सोलर विंड से डैमेज हुआ हो, लेकिन हुआंग ये रिस्क लेने के लिए तैयार था क्योंकि वो मून से इतना करीब आके अपने फादर के सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकता था। इसलिए वो किम की बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी लाइफ किम के हाथों में नहीं देना चाहता था जो कि उसके पिता को बचाने में नाकाम हो गया था। हुआंग ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर मून पे लैंड जरूर करेगा और वो ऐसा मारे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने फादर और साउथ कोरिया के लोगों के लिए करना चाहता था। ये न्यूज पूरे देश में फैल जाती है जिसके कारण साउथ कोरिया के लोग और प्रेस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जबकि इधर बियोल किम को मीटियोर शॉवर के बारे में वार्न करती है कि जहां हुआंग लैंड करने जा रहा है वहां जल्द ही एक मीटियोर शॉवर आने वाला है, यानी कि अगर हुआंग ने लैंड कर भी लिया तो फिर भी वो बच नहीं पाएगा। इसलिए किम उसे इस पर नजर रखने का कहता है जबकि वो खुद रिपेयर्स के प्लान पे काम करेगा। दूसरी तरफ साइंटिस्ट अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं ताकि वो हुआंग को गाइड कर सके जो कि मून लैंडिंग के लिए ऑटो पायलट पे डिपेंड कर रहा था। इसी दौरान किम अपने उस सारे काम को याद कर रहा था जो कि उसने पिछले मिशन के लिए किया था और इसी दौरान वो यंग हुआंग से भी मिला था, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है कि ये लैंडिंग भी पहले की तरह फेल हो जाएगी। यहाँ जैसे जैसे लैंडर की स्पीड बढ़ती है हर कोई नर्वस होने लगता है, लेकिन आखिरकार वो सक्सेसफुली मून सरफेस पे लैंड कर जाता है। ये देखकर साउथ कोरिया के लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और हुआंग जब पहली बार मून सरफेस पे कदम रखता है तो वो सबसे पहले अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स की यूनिफॉर्म और क्रू की पिक्चर्स को मून सरफेस पे रखता है, साथ ही वो वहाँ पे साउथ कोरिया का फ्लैग भी लगा देता है। इसके बाद वो सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए एक रोवर पे वहाँ से निकल पड़ता है जबकि एक ड्रोन उस पे नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ किम साइंटिस्ट के साथ मिलकर सिस्टम को रिपेयर करने का प्लान बनाने लगता है, जबकि इस दौरान साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट टीवी पे स्पीच के लिए आते हैं। साथ ही वो हुआंग को वापस लाने के लिए नासा से उनकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करते हैं। मून जियांग भी नासा के सीनियर ऑफिशियल्स को इसके लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पॉसिबल मीटियोर शॉवर के कारण ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मून उन्हें अपने हस्बैंड की खातिर ऐसा करने का कह रही है। दूसरी तरफ बियोल को अपने टेबलेट पे कुछ खतरनाक रीडिंग्स दिखाई देती हैं, इसलिए वो फौरन से किम को बताने के लिए जाती है कि नासा बिल्कुल ठीक कह रही है क्योंकि मीटियोर शॉवर मून के करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम हुआंग को देखते हैं जो कि सैंपल कलेक्ट करने की रिपोर्ट देते हुए काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था और उन सैंपल्स में मून सरफेस के नीचे से मिलने वाली आइस भी थी। साथ ही उसे लगता है कि उनकी रीडिंग्स गलत हैं क्योंकि स्काई एक्टिविटी को देखते हुए उसे रेडार पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन तभी अचानक से वो जगह शेक होने लगती है और हुआंग के गिर्द बहुत से मीटियोर गिरने लगते हैं जिसके कारण वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। इसलिए साइंटिस्ट उसे फौरन से रोवर में वहाँ से निकलने का कहते हैं। हुआंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़ा मीटियोर आके गिरता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने के कारण रोवर एक गड्ढे में फंस जाता है। दूसरी तरफ बेस पर किम ने हुआंग की स्पेसक्राफ्ट के लिए एक नया कोड बना लिया था और वो साइंटिस्ट को स्पेसक्राफ्ट का मॉड्यूल सिस्टम अपने डिजाइन किए हुए नए कोड से रीसेट करने का कहता है। डायरेक्टर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो मॉड्यूल सक्सेसफुली रिपेयर हो जाता है और शिप की पावर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ हुआंग ड्रोन को बुलाता है जिसकी हेल्प से वो क्रेटर से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो गिरते हुए मीटियोर में से भागता हुआ जल्द ही लैंडर तक पहुंच जाता है, जहां पहुंच के वो टाइम पे वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब उसे उस लैंडर को स्पेसक्राफ्ट से कनेक्ट करना था और ऑटो पायलट की हेल्प से वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि हुआंग मेन शिप में जाता तभी एक मीटियोर स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाता है जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट का एक बड़ा हिस्सा टूट के नीचे गिरने लगता है। इसलिए किम हुआंग को कहता है कि उसे लैंडर को मैन्युअली शिप के बाकी हिस्से से अलग करना होगा, लेकिन लैंडर इतनी तेजी से शेक हो रहा था कि वो कंट्रोल पैनल तक नहीं पहुंच सकता था। इसी दौरान अचानक से हुआंग का हेलमेट भी उतर जाता है और अमोनिया को इनहेल करने के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं। वो जल्दी से अपना हेलमेट पहनता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और वो वहीं बेहोश हो जाता है और इसी के साथ ही उसका शिप लैंडर समेत मून सरफेस पे क्रैश हो जाता है और कम्युनिकेशन खो जाने के कारण सभी को पता चल चुका था कि
सब कुछ खत्म हो चुका है। साथ ही हुआंग की पल्स भी कंप्यूटर से गायब हो जाती है और रिकनेक्ट करने की 4 घंटों की फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद हुआंग को आखिरकार डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। सभी न्यूज चैनल्स भी एक और फेल मिशन को रिपोर्ट करने लगते हैं। किम अपने घर आ जाता है और क्योंकि वो एक और फेल मिशन को डील नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन बियॉल टाइम पे वहाँ आके उसे रोक लेती है और तभी किम को मून जियांग की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है जो कि उसे बताती है कि हुआंग अभी जिंदा है, क्योंकि नासा ने एक रेडियो मैसेज को इंटरसेप्ट किया था जो कि हुआंग अपनी बेस पे भेजने की कोशिश कर रहा था। मून उसे उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए कोड भी दे देती है, इसलिए किम और बियॉल जल्दी से स्टोर में से पुराना इक्विपमेंट निकालते हैं और इस तरह वो हुआंग से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। हुआंग उन्हें बताता है कि उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन और पावर बाकी नहीं है और मीटियोर अभी भी सरफेस पे गिर रहे हैं। किम उसे लैंडर में रुकने का कहता है ताकि इस दौरान वो उसकी हेल्प करने का सोल्यूशन ढूंढ सके और तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, क्योंकि बियॉल ने इमरजेंसी सर्विस को कॉल करके कहा था कि किम हार्ट अटैक से मरने वाला है, ताकि वो जल्दी से उस हेलीकॉप्टर पे बेस स्टेशन पे वापस जा सके। कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर किम को लेके कासा हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जबकि इधर बियॉल हुआंग का SOS मैसेज यूट्यूब पे अपलोड कर देती है जो कि कुछ ही देर में वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ हुआंग के पास जो कुछ भी अवेलेबल था वो उससे अपने वुंड्स की देखभाल करने लगता है। इसी दौरान बियॉल उसे बात करके उसे कंपनी देती है। हुआंग के मैसेज वायरल होने के कारण पूरी दुनिया के लोग हुआंग को सपोर्ट करने लगते हैं और नासा पे दबाव बढ़ने लगता है कि वो अपना रेस्क्यू मिशन भेजे। नासा के सीनियर ऑफिशियल्स ये जानना चाहते थे कि वो इन्फॉर्मेशन किसने लीक की थी और इसके लिए उन्हें मून पे शक था, लेकिन इससे पहले कि वो इस पर कोई एक्शन लेते तभी उन्हें व्हाइट हाउस से फोन कॉल रिसीव होती है। दूसरी तरफ कासा हेडक्वार्टर में सब लोग काफी ज्यादा मेहनत करके लैंडर के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को रिस्टोर कर देते हैं, लेकिन मिनिस्टर अभी भी खुश नहीं था और वो उनसे कहता है कि वो लोग हुआंग को पब्लिक में हीरो क्यों बना रहे हैं, कि अगर वो बाद में उसे फिर से मार डालेंगे, क्योंकि अभी तक उनके पास हुआंग को वापस लाने का कोई तरीका नहीं था। इसी दौरान अचानक से मीटियोर शॉवर की सिचुएशन खराब होने लगती है, इसलिए किम चाहता था कि हुआंग किसी सुरक्षित जगह पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन अभी तक उसे उस जगह के बारे में पता नहीं था। और तभी उन्हें USA से गुड न्यूज मिलती है कि व्हाइट हाउस ने नासा को हुआंग की हेल्प करने का ऑर्डर दे दिया है और ये न्यूज भी पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसके बाद अमेरिकन लूनर स्टेशन कासा से कांटेक्ट करता है और वो उनके साथ मिलकर रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस दौरान नासा हेड ऑफिस में मून जियांग को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो उसे सिर्फ इसी लास्ट मिशन के लिए वहाँ स्टे करने की परमिशन देते हैं ताकि व्हाइट हाउस की रेपुटेशन खराब न हो सके। इसलिए वो सब मिलके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में लग जाते हैं। इधर नासा का रेस्क्यू शिप मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका था, जहां उन्होंने हुआंग के लैंडर को अपने शिप से कनेक्ट करना था। मून यहां उन्हें वार्न करती है कि उन्हें ऐसा करने के लिए सिर्फ एक चांस ही मिल पाएगा। हुआंग डैमेज हुए लैंडर को फिर से लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन लैंडर शेक होने लगता है और टेक ऑफ नहीं कर पाता, क्योंकि वो ठीक तरह से अलाइन नहीं था और वहाँ पे इतनी स्पेस भी नहीं थी। इसलिए किम जल्दी से हुआंग को लॉन्चिंग रोकने का कहता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो लैंडर नीचे गिर के फिर से एक क्रेटर में फंस जाता है और इससे लैंडर की डॉकिंग पोर्ट भी टूट जाती है। वहीं अमेरिकन स्पेस स्टेशन ये अनाउंस करता है कि वो ज्यादा समय तक मून के ऑर्बिट में नहीं रह सकते, इसलिए मून जियांग के पास ये रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इधर किम जल्दी से हुआंग को लैंडर को फिर से एक्टिवेट करने के लिए उसे डायरेक्शन देने लगता है, लेकिन हुआंग अब हार मान चुका था और वो यहाँ सबके सामने ये कन्फेस करता है कि उसके फादर को लास्ट मिशन पे एक मंथ पहले पता चल चुका था कि स्पेसशिप के एक इंजन में फॉल्ट है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके मिशन पे चले जाते हैं और ये सब कुछ हुआंग को अपने फादर की विल से पता चला था। लेकिन किम उससे कहता है कि उसे अभी पूरी बात का पता नहीं है। असल में उस मिशन के लॉन्च होने से एक दिन पहले हुआंग के पिता किम के पास आए थे, ये बताने के लिए कि स्पेसशिप के एक इंजन में फॉल्ट है और इसलिए उन्हें उस इंजन के ठीक होने तक इस मिशन को डिले कर देना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि किम उसमें सालों से काम कर रहा था, इसलिए उसे लगता था कि इस फॉल्ट से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं और गुस्से में आके वो फिर भी उस मिशन को लॉन्च करने का फैसला करता है, क्योंकि वो पहले ही उसे कई बार पोस्टपोन कर चुके थे और एक बार फिर से वो ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए वो हुआंग से कहता है कि इस सब में तुम्हारे पिता का कोई कसूर नहीं था और तुम्हें इस सब के लिए उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो हुआंग से कहता है कि तुम्हें हर हाल में वापस आना होगा, नहीं तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इस दौरान सब लोग उम्मीद खोने लगे थे, लेकिन तभी कंप्यूटर ये अनाउंस करता है कि शिप में ऑक्सीजन सप्लाई वापस आ गई है, क्योंकि हुआंग ने किम को माफ कर दिया था और वो उसे कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो हार नहीं मानेगा। वो किम को उसे डायरेक्शन देने का भी कहता है। मून भी ये सब कुछ सुन रही थी, इसलिए वो कासा के साथ कांटेक्ट ना करने के ऑर्डर्स इग्नोर करके किम को
कॉल करती है और उसे एक न्यू प्लान के बारे में बताने लगती है, क्योंकि वैसे भी उसे नासा से निकाल दिया जाना था। किम टूटी हुई डॉग की वजह से परेशान था, लेकिन मून को लगता था कि उसके पास इसका सोल्यूशन है, इसलिए किम भाग के वापस कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और साइंटिस्ट के साथ मिलकर हुआंग को गाइड करने लगता है। वो उसे बाहर जाके थ्रस्टर्स को मैन्युअली एक्टिवेट करने का कहते हैं। दूसरी तरफ मून अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है और अमेरिकन स्टेशन में मौजूद नासा के एस्ट्रोनॉट से कहती है कि हायर ऑफिशियल्स की तरफ से ऑर्डर्स तो नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो लोग वापस जाके हुआंग को रेस्क्यू करें। वो उन्हें याद दिलाती है कि वो सब भी अलग अलग देशों के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो एस्ट्रोनॉट्स हैं और उन्हें एक साथी एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उसकी नेशनैलिटी डिफरेंट है। लेकिन तभी वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स पहुँच के उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हुआंग किम की हेल्प से लैंडर को एक बार फिर से एक्टिवेट करने में कामयाब हो गया था और वो आखिरकार मून की ब्राइटर साइड पे पहुंच जाता है, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि लैंडर के खराब होने के कारण वो उसे अमेरिकन शिप से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो एक प्लान बनाता है और बाकी एस्ट्रोनॉट्स की मेमोरीज को इकट्ठा करने के बाद वो ड्रोन को अपनी बॉडी से चिपका लेता है। किम उसे हैच खोल के जंप करने का कहता है और कुछ देर सोचने के बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब वो सरफेस के करीब पहुंचता है तो ड्रोन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो सरफेस से टकराते हुए गिरने लगता है और इसी दौरान मेन बेस से उसका कांटेक्ट एक बार फिर से टूट जाता है, जिसके कारण कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इस दौरान अमेरिकन स्टेशन ये अनाउंस करता है कि वो रेस्क्यू के लिए सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर ड्रोन अभी भी काम कर रहा था और जैसे ही हुआंग को होश आता है तो वो उसके फेस को फिर से रिकॉर्ड करने लगता है। वो अपनी बेस से भेजा गया मैसेज सुन लेता है और अपनी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स अमेरिकन स्टेशन को भेजने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार हुआंग को बचा लिया गया था। और कुछ टाइम के बाद अमेरिकन क्रू की तरफ से हुआंग की देखभाल करने के इमेजेस पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, जिसके कारण सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। इस सफलता के बाद कासा के डायरेक्टर किम को अपनी जॉब फिर से कंटिन्यू करने का कहते हैं, लेकिन वो अपने पहले वाले मिशन के फेल होने के कारण अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई थी जिसे वो लीड कर रहा था। इसलिए वो इस जॉब को कंटिन्यू करने की बजाय वापस म्यूजियम में चला जाता है। हुआंग जब साउथ कोरिया पहुंचता है तो मिनिस्टर उसे लेने के लिए आता है और ऐसे बिहेव करता है कि उसे हमेशा से हुआंग पे विश्वास था। हुआंग अब एक नेशनल हीरो बन चुका था, लेकिन कुछ देर की स्पीच के बाद वो अपने साथियों के बारे में बात करने लगता है और इस मिशन के सक्सेसफुल होने का क्रेडिट उन्हें ही देता है। वो उनकी फैमिलीज के पास जाके उन्हें वो चीजें लौटा देता है जो कि वो शिप से ले आया था और ली की वाइफ को बताता है कि कमांडर ने पहले ही अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए नाम सेलेक्ट कर लिया था और चो के बेटे को बताता है कि उसके डैड अब हमेशा के लिए मून पे ही रहेंगे। कुछ महीनों बाद ये अनाउंस किया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस कमेटी ने साउथ कोरिया को 9th कंट्री के तौर पे सेलेक्ट कर लिया है, जिन्होंने अब तक मून सरफेस में कदम रखा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि व्हाइट हाउस के ऑर्डर्स पे मून जियांग नासा की पहली फीमेल डायरेक्टर बन गई थी। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि स्कूल के कुछ बच्चे स्पेस के बारे में जानने के लिए म्यूजियम में आते हैं, जहाँ एक एम्प्लॉय ने एस्ट्रोनॉट्स का सूट पहना हुआ था, लेकिन जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो किम ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि वो असल में हुआंग था। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।